गुरुग्राम शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला। गांधी परिवार पर बरसे हैं पीएम। कांग्रेस अधिवेशन में खड़गे जी को धूप में छतरी नसीब नहीं हुई, बल्कि छाता किसी और के लिए लगा था। खड़गे केवल नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। जनता बोल रही है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम ने बयान दिया है। मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही रोजगार, आदिवासी, नौजवान, किसान विकास पर सरकार की योजनाओं के बारे में अभिभाषण में बोला। इस दौरान उन्होंने पेसा एक्ट का भी जिक्र किया। पेसा एक्ट को हाल ही में सरकार ने प्रदेश में लागू किया है। अभिभाषण में राज्यपाल ने G20 देशों की बैठक की मेजबानी का जिक्र किया और कहा कि इससे एमपी की छवि पूरे विश्व में उज्जवल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 में राज्यों में शामिल है। प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों एवं इंदौर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष 2023 अंत तक
हो जाने का लक्ष्य है। उधर राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अभिभाषण को जनता को मूर्ख बनाने वाला बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का खाका खींचा जो कांग्रेस को रास नहीं आया। कमलनाथ ने अभिभाषण को लेकर कहा कि जनता को गुमराह करने वाला ये है, साथ ही ई बजट के साथ पारंपरिक बजट लाने की भी मांग की। का बजट आप निकाल लीजिए, उसमें क्या आंकड़े थे, कितना बजट एलोकेशन था और उसमें कितना खर्च हुआ, उसका केवल 40% खर्च हुआ। तो ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, ये इनका प्रयास है। ई टेबलेट देने की बात करें, ई बजट की बात करें, सही है क्या सर? बजट भी होए और साथ साथ जो परंपरागत बजट है उस प्रकार का भी हो। एक महीने की बात की जा रही है, एक महीने काफी है सर क्या बजट के लिए, बजट सत्र के चर्चा के लिए? और ये तो चाहते नहीं है विधानसभा चले। अब जो जितनी चल जाएगी उतना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कटिबद्धता जो विकास और कल्याण के लिए है उसको परिलक्षित करने वाला यह अभिभाषण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश का विकास चाहती है। अधोसंरचना विकास की बात हो या अधोसंरचना को उपयोग करने वाले मानव मात्र के कल्याण की बात हो, हर स्थान पर हमारी कटिबद्धता को स्थापित करने वाला यह अभिभाषण है। जहां एक और लाडली बहना योजना के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम युवाओं के रोजगार की भी बात कर रहे हैं। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा है। अभिभाषण में सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है। ऐसे में जाहिरा है कि ये विपक्ष के निशाने पर होता है। 1 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट सदन में पेश होगा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने ये बजट पेश किए जाने पर विरोध जताया। गोविंद सिंह ने डिजिटल बजट को तानाशाही बता दिया। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि ये बजट मध्य प्रदेश के विकास का बजट होगा, जबकि गोविंद सिंह के आरोपों पर कहा कि पेपरलेस बजट धीरे धीरे सबके समझ में आ जाएगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। आखिर कहीं ना कहीं अपनी जो रफ्तार है, टेक्नोलॉजी जितनी चल रही है, सब लोग धीरे धीरे करके सबको हैबिट में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि पेपरलेस पूरी व्यवस्था होगी, तो ये बड़ी बात है और निश्चित रूप से होना चाहिए, नए रूप में आना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंच गए। इस दौरान विधानसभा गेट पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी बहस भी हुई। पटवारी ने किसानों की आय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कंधे पर हल लेकर चल रहे ये हैं जीतू पटवारी। कांग्रेस विधायक को विधानसभा के गेट पर सुरक्षा बलों ने रोक लिया। इस दौरान थोड़ी बहस भी हुई। जीतू पटवारी ने हल लेकर विधानसभा आने की वजह भी बताई है, उनकी ही जुबानी सुनिए। किसानों की आय दुगनी करनी थी, ये प्रतीक है हल किसान का। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3,000 रुपया क्विंटल गेहूं का होना है। 3,000 रुपया क्विंटल गेहूं की मांग है हमारी। तो सुना आपने, पटवारी ने 3,000 क्विंटल गेहूं खरीद की मांग की है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के सत्र के दौरान अपने अनोखे प्रदर्शन से पहले भी मीडिया का ध्यान खींचते रहे हैं। से बड़ी खबर की बात करेंगे। आदिवासी बाहुल्य सुहागी गांव में भीषण आग लगी है। आग में 25 से ज्यादा मकान
जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुबार है। आग बुझाने की कोशिश में लगातार ग्रामीण जुटे हुए हैं। दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुटी हैं। आग में कई पशुओं के जलने की भी खबर है। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई। भीषण आग के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अरे पूरा जल जाए, पूरा गांव जल जाएगा मेरे भाई। तस्वीरें हैं। आग में 25 से ज्यादा मकान जलकर खाक हुए हैं। आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुबार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश में लगातार ग्रामीण जुटे हुए हैं। आग में कई पशुओं के जलने की भी खबर है। भीषण आग के बीच अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा की ये तस्वीरें हैं। आदिवासी बाहुल्य सुहागी गांव में भीषण आग की ये तस्वीरें हैं। आग में 25 से ज्यादा मकान आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। हर कहीं धुआं है। आग बुझाने की कोशिश लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। आग में कई पशुओं के जलने की भी खबर मिल रही है। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। भीषण आग लगी हुई है और कई सारे पशुओं के भी जलने की खबर इसमें मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई सारे मकान इसकी चपेट में आए हैं। क्या ज्यादा जानकारी, किन्हीं कारणों से आग लगी, अभी क्या स्थिति है, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, अगर बात करें तो सुहागी गांव का पूरा मामला है। 25 से ज्यादा जो मकान है वो आग की चपेट में आ चुके हैं और कई सारे जो मवेशी हैं ग्रामीणों के वो जलकर उस आग में मर चुके हैं। मगर गनीमत ये है कि कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और आग जो है काफी भीषण है। 25 से ज्यादा मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सुहागी गाँव का पूरा मामला है। ये पूरा आदिवासी ब्लॉक कहलाता है, खालवा ब्लॉक कहलाता है। मगर कह सकते हैं आसपास की जो दमकल है गाड़ी वो पहुंची है मौके पर। दर्जन भर से ज्यादा जो है दमकलें रवाना हो चुकी हैं। आग बुझाया जा रहा है लगातार। मगर कह सकते हैं कि आग इतनी भीषण है कि उसकी चपेट में कई आसपास के घर और आ रहे हैं और लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उम्मीद जताई है कि बैठक के बाद कार्यकर्ता नए जोश के साथ 2023 की तैयारियों में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर मोर्चे की अपनी भूमिका अहम होती है। ऐसे में संयुक्त बैठक के पहले मोर्चे की अलग अलग बैठक हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों की हमारी संयुक्त बैठक संपन्न हुई है। 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक के 7 अलग अलग मोर्चों ने अपनी आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से रणनीतिक तैयारी भी आज यहाँ पर उन्होंने बनाई है और अपनी अपनी योजना हर मोर्चे की आगामी 2023 के चुनाव तक सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस पर लगातार सभी मोर्चे काम करेंगे। युवा मोर्चे से लेकर के महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चे से लेकर के हमारा ओबीसी मोर्चा, सभी लोगों ने मिलकर के व्यापक तैयारी अपनी अपनी की है और हर क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर मजबूत करने के लिए सभी मोर्चे मैदान में गंभीरता के साथ और उतर गए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले फिर झटका लगा है। पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामकांत पिप्पल ने दंडोतिया को सदस्यता दिलाई तो वो साल 2013 में दिमनी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अच्छा बोता मैं कांग्रेस में गया था एक 2 साल के लिए, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ और मैं अब आ गया हूँ। तो हमारे यहाँ भाईचारा रहता है सभी ब्राह्मणों से, पुणे जिले के से मध्य प्रदेश में करूंगा, प्रचार करूंगा कि ये दोनों पार्टी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करती है। नई शराब नीति के आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद उमा भारती ने ट्वीट किया और आबकारी नीति की तारीफ करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में मॉडल स्टेट बन गया है। नारी शक्ति की तरफ से उनका अभिनंदन किया।
प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हो सकती है, इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकेत दिए हैं। प्रीतम लोधी की वापसी पर उनका कहना था कि जो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते प्रीतम लोधी को निष्कासित किया गया था। प्रीतम लोधी उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको आकर के लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, देश और समाज के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कुछ निभा सकते हैं, तो उनको कोई मंच अगर लगता है या मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आकर के कुछ काम करने की उनकी इच्छा जागृत होती है, तो कोई भी ऐसे सब लोगों का स्वागत है। वो आ सकते हैं बूथ लेवल पर भी और बड़े स्तर पर भी। सीएम ने अधिवेशन के विज्ञापन में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करके लोक सेवक संघ बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाई, जबकि उनको चुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करने का सीएम ने आरोप लगाया, साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने की बात कही। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित होकर रहेगा। किसी में दम है तो रोक कर बताएं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित होकर रहेगा। काल में दम हो तो रोक ले। तुम लोग नहीं जगे अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान एक बार आप लोग अगर हमसे पीछा भी छुड़वाना चाहो तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा। लो कर लो क्या करो। रतलाम के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बीती रात चाकूबाजी करने वाले दोनों बदमाशों को GRP ने पकड़ लिया है और दोनों का सरेरा जुलूस भी निकाला गया। दोनों बदमाश इमरान और सद्दाम इंदौर के नामचीन हिस्ट्री शीटर हैं, जो हत्या के प्रयास के मामले में बीते कुछ महीनों से फरार चल रहे थे। इन पर इंदौर के कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये आरोपी खरगोन और अलीराजपुर से फरारी काटने के बाद रतलाम आकर यहां से अजमेर भागने की फिराक में थे। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।